आखिर कहां जाकर थमेगी ममता दीदी की राजनीति। बंगाल की हिंसा ने बेपर्दा कर दिया राजनीति के स्याह पक्ष को। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश ही नहीं, दुनिया को सांस्कृतिक और बौद्धिक राह दिखाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की ज्वाला में धधक रहा है। गुट्टीय और राजनीतिक हिंसा में दर्जन भर से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों परिवार पलायन कर चुके हैं और राजनीतिक तापमान चरम पर है। इस पूरे प्रकरण में सबसे दुखद पहलू यह है कि पिछले साल के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद सियासी दांवपेच में व्यस्त हैं। वो भूल गई हैं कि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी पार्टी या समूह के नेता। मुख्यमंत्री का दायित्व राज्य में शांत और सुरक्षित माहौल देने का होता है, लेकिन पहले विधानसभा चुनावों के बाद और अब स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हो रही हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ममता बनर्जी की राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या है और वो भद्रलोक की भूमि को किस गर्त में ले जाना चाहती हैं। लोकतंत्र की मजबूती के प्रतीक इस राज्य का राजनीतिक माहौल 10 साल बाद एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ा हो गया है। आज बंगाल की राजनीति में हिंसा और अराजकता का माहौल कायम हो गया है। आखिर बंगाल का माहौल इतना गर्म क्यों है और ममता बनर्जी की बंद आंखों के मायने क्या हैं? इन सवालों का जवाब तलाशती आजाद सिपाही की विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और इस राज्य के बारे में ये कहावत मशहूर है कि बंगाल जो आज सोचता है वो बाकी देश कल सोचते हैं। बौद्धिकता और वैचारिक समृद्धि के बावजूद बंगाल के बीरभूम और नादिया जिलों में हाल में हुई हिंसा ने एक बार फिर भद्रलोक की भूमि के सीने पर गहरा घाव लगा दिया है। लेकिन इस घाव पर नमक छिड़का है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी और उनकी राजनीति ने। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोध के कारण होने वाली सामूहिक हत्याएं कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत तो 70 के दशक में हो ही गई थी। उसके बाद बंगाल इस मामले में कई बार सुर्खियों में रहा है। 2007 में पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन उससे कोई 7 साल पहले 27 जुलाई 2000 में इसी बीरभूम जिले के नानूर में माकपा और तृणमूल कांग्रेस के आपसी संघर्ष में 11 लोगों की मौत हो गई थी। तब एक विवादास्पद जमीन पर खेती के लिए जाने वाले 11 मजदूरों पर कथित माकपा समर्थकों ने हमला कर दिया था। मरने वाले सभी लोग टीएमसी समर्थक थे। इसके बाद तो राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला चल निकला। खासकर पंचायत चुनावों के बाद हिंसक वारदातें हमेशा से होती रहीं और काफी लोग मरते रहे हैं। बीरभूम के बोगटुई की घटना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इतिहास गवाह है कि भद्रलोक वाले बंगाल में हिंसा और खूनी संघर्ष की परंपरा तो 60 के दशक के आखिर में नक्सल आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी। लेकिन राजनीतिक वर्चस्व के कारण होने वाली हिंसक झड़पें 90 के दशक में शुरू हुई। तब कांग्रेस मजबूत थी तो माकपा और उसके बीच हिंसा होती थी। बाद में टीएमसी ने कांग्रेस की जगह ले ली, लेकिन टीएमसी के सत्ता में आने के बाद पहली बार इस घटना के जरिए अंदर खाने की लड़ाई खुलकर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की इस हिंसक राजनीति के पीछे कहा जाता है कि बेरोजगारी, गरीबी, राजनीतिक दलों पर निर्भरता और लंबे समय तक एक पार्टी के सत्ता में रहने से लगातार हिंसा को बढ़ावा मिला। राजनीतिक रूप से जागरूक समझे जाने वाले राज्य के इस तथ्य की ओर ध्यान दिया गया कि इसकी विरासत में हिंसा की जड़ें गहरी हुई हैं। जमीनी स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच कटुता बढ़ती गई है। सालों तक एक ही दल का दबदबा हिंसा का आधार हो सकता है। ये बात भी सच है कि स्वतंत्रता पूर्व बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। फिर विभाजन के दौरान हिंसा, उसके बाद तेभागा आंदोलन और 60 के दशक में नक्सली आंदोलन ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि अब हिंसा ज्यादातर आर्थिक कारणों से होती है। पिछले 3-4 दशकों में बेरोजगारी में वृद्धि के कारण ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोग जीवन यापन के लिए ज्यादातर सरकार पर निर्भर हो गए हैं। सत्तारूढ़ दलों ने इस निर्भरता का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। इसके अलावा अवैध हथियारों का प्रचलन एक अन्य प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में राजनीतिक हत्याओं के मामले में
पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा। पुलिस बल का राष्ट्रीयकरण इस अराजकता का प्रमुख कारण है। ये राष्ट्रीयकरण वामपंथी शासन के दौरान शुरू हुआ और तृणमूल कांग्रेस शासन में ये चक्र पूरा हो गया। अगर पुलिस प्रशासन को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए तो 1 महीने के भीतर हिंसा पर रोक लग सकती है। ये तो हुई इतिहास की बात। अब वर्तमान पर लौटते हैं। ये पहला मौका है जब राज्य में एक साथ इतने लोगों के मारे जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन, टीएमसी समेत कोई भी पार्टी इसे राष्ट्रीय हत्या नहीं बता रही है। हालांकि ये जरूर है कि इस घटना की आंच पर राजनीति की रोटियां सेकने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार, महिला आयोग और बाल सुधार आयोग ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के दूसरे नेता इसे बंगाल और टीएमसी सरकार की छवि धूमिल करने की बड़ी साजिश बता रहे हैं। ममता ने हालांकि कहा है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लोग इस बयान को महज आई वॉश बता रहे हैं। हाल के दिनों में बंगाल का सियासी माहौल इतना गर्म और अराजक हो गया है कि यहाँ के लोग बेहद आशंकित हैं। वैसे बंगाल में हिंसात्मक राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला गंभीर होता जा रहा है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि ताकत के जोर से निपटने की रणनीति पर चल रही हैं। उनकी इसी रणनीति के कारण कहा जा रहा है कि बंगाल में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल के इस माहौल के पीछे ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो अब खुद को देश में भाजपा विरोध का सबसे बड़ा चेहरा साबित करने में जुटी हुई हैं और इसी कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल को कैसे शांत किया जाए। ममता की इस राजनीति का सबसे अधिक नुकसान बंगाल को हो रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि आंदोलनों की परंपरा की ये पवित्र भूमि कब ऐसी हवा में सांस लेगी जिसमें हिंसा की गंध नहीं हो। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।